आज एक ऐसे विषय को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं, ग्रहों के उच्च नीच का रहस्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं, मंगल मकर में उच्च के होते हैं। लेकिन ये सारे ग्रह जो उच्च के होते हैं, ठीक यहां से 7वीं राशि पर जाके नीच के हो जाते हैं। सूर्य जो है वो 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं। ऐसे ही सभी ग्रहों की डिग्री भी डिसाइड है कि परम उच्च का कितने डिग्री पर होगा। तो इनका रहस्य क्या है। सामान्यतः हम जानते हैं कि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, इसीलिए दोनों की मित्रता है, या मंगल के घर में जाकर के इसीलिए उच्च हो जाता है। लेकिन आज मैं यह सामान्य बातें आपको बताने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप अंतिम तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप उन अनसुलझे रहस्यों को नहीं जानते होंगे जो आज आप जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रहों का उच्च नीच होता क्या है। फलादेश की प्रक्रिया में हम लोग ग्रहों के उच्च नीच की बड़ी बात करते हैं। उच्च नीच मात्र एक 6 प्रकार के जो बल होते हैं ग्रहों के, षड्बल, उस पर अलग से वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहे तो विस्तार से उसको देख सकते हैं। तो षड्बल में एक स्थान जो होता है स्थान बल भी 5 प्रकार का होता है। उन 5 प्रकारों में एक जो होता है वह बल होता है, वह उच्च नीच का बल होता है। उच्च नीच के रहस्य को ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए उच्च क्या होता है। पृथ्वी से जो ग्रह सूर्य सिद्धांत के अनुसार मंदोच्च पर होता है, सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो ग्रह प्राप्त कर लेता है वह उसका परम उच्च हो जाता है, और पृथ्वी से नीची स्थिति जिसकी प्राप्त हो जाती है वह परम नीच का कहलाता है। आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इन विषय को लेकर के, जानेंगे कि ग्रहों का जो उच्च नीच का रहस्य है यह किस प्रवृत्ति से है। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रहों के गुण के अनुसार तत्व, सभी ग्रहों का अपना गुण है, अपना तत्व है, अपना स्वभाव है। हम इन सारे विषयों से इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद से प्रवृत्ति, ग्रहों की अपनी अपनी प्रवृत्ति है, अपनी अपनी आदत है, और मैत्री और वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि 4 वर्ण हैं, ग्रहों में भी वर्ण हैं। इन सभी विषयों को लेकर के हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले राजकीय प्रशासन से हम देखते हैं कि सूर्य जो है, तो सूर्य कहां पर उच्च का होता है। तो सूर्य की सबसे पहले हम बात कर लेंगे। सूर्य जो होता है मेष राशि में 10 अंश पर परम उच्च का होता है, परमोच्च का होता है, और तुला राशि में 10 अंशों पर परम नीच का होता है, परम नीच का होता है। तो ये सूर्य मेष राशि में परम उच्च का क्यों होता है। सबसे पहले राजकीय सत्ता से समझिए कि राजा रवि शशधरश्च बुधः कुमारः सेनापति क्षितिसुतः। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड की राज सत्ता है, उस राज सत्ता में भगवान सूर्य जो हैं वो राजा हैं, और मंगल जो है वो सेनापति है। देख लीजिएगा मेष राशि मंगल की है। मैं इसलिए मंगल पर आ रहा हूं क्योंकि मेष राशि जहां पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं वह राशि जो है मंगल की है। अब आप कहेंगे कि मंगल की तो वृश्चिक राशि भी है, तो वृश्चिक पर जाकर के उच्च के क्यों नहीं हुए, मेष में ही आकर क्यों हुए। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि राजा सबसे ज्यादा प्रसन्न हो सकता है, सबसे ज्यादा खुश हो सकता है, या फिर सबसे ज्यादा कंफर्ट रह सकता है, तो वो रह सकता है सेनापति के पास। इसीलिए सेनापति के राशि में जाकर के और वह परम उच्च का हो जाता है। वृश्चिक भी मंगल की राशि है, पर मेष में अतिरिक्त बल माना जाता है सूर्य का। वह क्यों माना जाता है, क्योंकि मेष राशि जो है वो क्षत्रिय राशि है। इसका ये मेष का जो वर्ण है यह क्षत्रिय है, वृश्चिक के साथ ऐसा नहीं है। सूर्य जो राजा है वह क्षत्रिय वर्ण का है, और इसीलिए मेष में जाकर के उच्च को प्राप्त हो जाता है। अब यह सूर्य जो है तुला में जाकर के परम नीच का क्यों हो जाता है। तो राजा सूर्य जो है शुक्र स्वामित्व की राशि तुला, देख लीजिएगा इसका तुला का स्वामी कौन होता है, शुक्र।
यहां 10 डिग्री पर जाकर के परम नीच का हो जाता है। क्यों हो जाता है वहां पर परम नीच का? क्योंकि शुक्र जो है वो आसुरी गुणों से युक्त है या असुरों के गुरु हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। परंतु शुक्र की तो वृषभ राशि भी है, तुला में जाकर के नीच के क्यों हो गए? तो देख लीजिएगा, तुला राशि जो है वो शूद्र वर्ण की है। तुला राशि का जो वर्ण है यह शूद्र वर्ण की राशि है, और इसीलिए राजा जब शूद्र राशि में जाता है तो वह कहीं से भी राजा के लिए उपयुक्त राशि नहीं है। ये मैं सामान्य बातें बतला रहा हूं, विशेष में मैं आगे चलूंगा, अभी केवल आप सामान्य समझ लीजिए। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है, चंद्रमा वह राजकीय प्रशासन में रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा जो है रानी है, चंद्रमा रानी है। अब चंद्रमा जब रानी है तो राजकीय सत्ता में रानी को यह कहां पर उच्च का प्राप्त होता है? तो शुक्र की राशि वृषभ में, वृषभ में जाकर के 3 डिग्री में उच्च का होता है। 3 डिग्री में क्यों होता है? क्योंकि असुर गुरु शुक्र की प्रवृत्ति राजसिक है, भौतिक सुख संसाधनों को अत्याधिक भोग और विलासिता की दृष्टि से कारीगर माना गया है। इसीलिए यहां पर आप देख पाएंगे कि चंद्रमा जब अपनी राजसिक भोग विलासिता के लिए वहां पर जाता है, सुख साधन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर रानी जो है शुक्र की राशि में स्वयं को उत्तम और उच्च महसूस करती है, क्योंकि रानी के पास सभी प्रकार के भौतिक सुख संसाधन होने चाहिए। अब इसके विपरीत चंद्रमा जो है मंगल की राशि में वृश्चिक में जाकर के, वृश्चिक में 3 डिग्री पर परम नीच का हो जाता है। तो वृश्चिक में नीच का क्यों हो जाता है? क्योंकि सेनापति मंगल जो है अत्यंत शक्तिशाली है, और रानी शक्ति का सेनापति, रानी शक्ति जो है उसका सेनापति, वो उसका कतई प्रयोग नहीं कर सकती। सेनापति क्या, सेना का प्रयोग रानी कभी भी नहीं कर सकती, और मंगल को प्रशासन में सेनापति का पद प्राप्त है। इसीलिए वहां पर जाकर के और चंद्रमा जो है वह नीच का अपने आप को मान लेता है। ठीक वैसे ही मंगल जो है, मंगल मकर राशि में जाकर के, मकर राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं। मकरे च महीसुतः, मंगल जो है मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेनापति मंगल जो हैं, सेनापति जो मंगल हैं वह मकर राशि में जाकर के, मकर राशि में जाकर के 28 डिग्री पर परम उच्च के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि राज्य की सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सेवा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, और सेनापति अपनी सेना के साथ जब होगा तभी बलवान माना जाएगा। इसीलिए मकर राशि में मंगल जो है बलवान होते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल जब कर्क राशि में जाते हैं, चंद्रमा की राशि में जाते हैं, तो परम नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि में जाकर के परम नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है, और चंद्रमा रानी है, और रानी के सामने किसी भी प्रकार या किसी भी प्रकार की शक्ति या आक्रामकता का प्रयोग मंगल नहीं कर सकते। रानी के सामने जाते ही मंगल सरेंडर है, इसीलिए वहां पर मंगल जो है नीच का माना जाता है। बुध को देख लीजिएगा कि बुध जो है वह राजकुमार है। बुध जो है ग्रहों में राजकुमार है, और यह कन्या राशि में 15 डिग्री पर जाकर के उच्च का हो जाता है। बाकी सारे ग्रह जो है दूसरे के घर में जाकर के उच्च के होते हैं, लेकिन ये राजकुमार बुध महाराज जो है वो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुध जो है वह राजसिक प्रवृत्ति वाला ग्रह है, और राजसिक प्रवृत्ति का होने के कारण वह बुध जो है अपने ही घर में, स्वयं के घर में ही राजा रानी के संरक्षण में रह करके और अपने महल में सबसे अधिक शक्तिशाली अपने आप को समझता है। इसीलिए बुध जो है वहीं पर उच्च का माना जाता है।
15 डिग्री पर कन्या राशि में ही उच्च का होता है। लेकिन बुध जब मीन में जाते हैं, मीन में जाते हैं देख लीजिएगा, तो नीच के हो जाते हैं। मीन में 15 डिग्री पर बुध नीच के हो जाते हैं। बुध वहां नीच के क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि वह मीन राशि जो है ये देव गुरु बृहस्पति की राशि है, और जब गुरु राजा के समक्ष होते हैं, गुरु राजा के सामने खड़े हों, तो उन्हें राजा का मार्गदर्शन करना होता है और राजा के आदेशों का पालन भी करना होता है। अगर किसी राजा ने गुरु को आदेश दिया तो आदेश का पालन भी करेगा, लेकिन राजा ने जब प्रश्न पूछा कि गुरुजी अब मैं ऐसा क्या करूं, तो गुरु का दायित्व है कि उसको सही मार्गदर्शन भी देना। तो इसीलिए वहां पर जाकर के गुरु के प्रत्यक्ष जाकर के बुध जो है वहां पर केवल सात्विकता का और ज्ञान का, देख लीजिएगा, मीन राशि में जब जाएंगे बुध तो यहां केवल सात्विकता और ज्ञान की बात होगी, जो राजकुमार को कतई पसंद नहीं है। इसीलिए बुध वहां पर जाकर के नीच के हो जाते हैं। गुरु का देख लीजिए, गुरु ग्रह को देख लेते हैं। गुरु जो राजकीय प्रशासन है, उस प्रशासन में सबसे ज्यादा अधिक सम्मानित पद प्राप्त है गुरु को। लेकिन गुरु जो है उच्च के कहां होते हैं? कर्क में। कर्क में उच्च के होते हैं। तो गुरु का काम क्या है? सही गाइड करना, सही मार्गदर्शन देना, कटु सत्य बताना पड़ता है कई बार, तो वो काम करना। अब जब गुरु राजा को जाकर के मार्गदर्शन देगा, राजा के आदेशों का खुद भी पालन करेगा, तब गुरु जो है रानी की राशि में, कर्क राशि में, रानी की राशि में जाएगा तो उच्चत्व को प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार आप प्रायोगिक रूप से देखते हैं कि घर के मुखिया मालिक यदि बात को नहीं मानते हैं और महिलाएं उनको समझाएं कि नहीं ऐसा करना ही पड़ेगा, तो वो काम बड़े आसानी से हो जाता है। ठीक वही यहां पर अत्याधिक पद और प्रतिष्ठा जो है, चूंकि अब देखो गुरु तो गुरु है, तो राजा के सामने कई बार हाथ जोड़ के भी खड़ा रहना पड़ेगा, राजा के आदेशों की पालन करना पड़ेगा। रानी का तो कोई आदेश नहीं है ना, पावर तो उतना ही है, तो इसीलिए रानी के यहां जाकर के ये उच्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यही गुरु जब मकर राशि में चले जाते हैं, देख लीजिएगा, मकर राशि में जब चले जाते हैं तो 5 डिग्री पर, ये कर्क में भी 5 डिग्री के ही उच्च के होते हैं, और मकर में 5 डिग्री पर जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा, गुरु जो ग्रह है वो ब्राह्मण ग्रह है। ग्रहों में गुरु जो है और शुक्र है, ये दोनों ब्राह्मण हैं। तो गुरु ब्राह्मण ग्रह होने के कारण उसमें ज्ञान और सात्विकता भरा पड़ा है। ब्राह्मण का ब्राह्मण तो उसी से है कि जिसके पास ज्ञान हो और सात्विकता हो, तो इसके पास ज्ञान और सात्विकता की अधिकता है। लेकिन जब शनि की राशि में, मकर में ये जाते हैं, तो शनि को सैनिक की संज्ञा दी गई है, दास की संज्ञा दी गई है। तो वहां पर जाकर के गुरु जो है, शनि को वैसे ही शूद्र कहा गया है, शनि को वैसे भी शूद्र माना गया है। तो वहां पर जाकर के स्वाभाविक रूप से मकर राशि में जब गुरु जाएंगे तो वो अपने आप को उपयुक्त स्थान में नहीं पाएंगे। और इसी तामसिक प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि शनि तामसिक ग्रह है, यह सात्विक हैं, तो वहां पर कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, और इसीलिए वहां पर जाकर के ये बलहीन हो जाते हैं और वहां पर इनको नीच में जानना पड़ता है। कई बार इनको अपने पद का अहंकार भूलकर अत्यंत समान होना पड़ता है, सामान्य रूप से जीवन निकालना पड़ता है, ये क्योंकि वो अपना बल खो देते हैं। मकर राशि में जब जाते हैं तो अपना बल खो देते हैं। अब देख लीजिएगा, शुक्र जो है शुक्र राक्षसों का गुरु है, और ये मृत संजीवनी विद्या का रिसर्चर है, मृत संजीवनी विद्या का रिसर्चर है, उसी विद्या का वो दाता भी है। तो असुरों का गुरु होने के कारण उसका अधिकतम समय जो है वो तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों में ही बीतता है। परंतु जब शुक्र गुरु की राशि मीन में 27 अंश के होते हैं, तब ये उच्च के होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब ये तामसिक प्रवृत्ति में पूरा जीवन निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए ज्ञान वाली राशि में जा रहे हैं, मीन में जा रहे हैं,
तो वहां पर जाकर के इनको स्वयं के ज्ञान की सात्विकता को शुद्ध करने का एक मौका मिलता है जीवन में, और इसी वातावरण में ये अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और इसीलिए शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं। अब ये राजकीय प्रशासन में अपना संबंध स्थापित रखने के लिए राजकुमार बुध को ये मित्र मानते हैं। देख लीजिएगा, सूर्य और चंद्रमा को मित्र नहीं मानते, लेकिन ये बुध को मित्र मानते हैं, क्योंकि बुध राजकुमार है, उसको आसानी से फंसाया जा सकता है, और बुध की इच्छा पूर्ति के लिए वे अपने अहंकार और ज्ञान की भी बलि दे देते हैं, और इसीलिए जब ये अहंकार के लिए अपने गुणों की बलि दे देते हैं तब ये कमजोर हो जाते हैं, और इसीलिए बुद्ध के यहाँ जा करके अपनी सारी शक्तियां और सब कुछ क्षीण कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये अपनी शक्तियों को देंगे नहीं, बुद्ध इनसे प्रभावित कैसे होगा। कोई भी व्यक्ति, अगर आपके पास कोई ज्ञान नहीं है तो आप प्रभावित नहीं कर सकते। इसीलिए देख लीजिएगा, बुद्ध की राशि में ये कन्या में जाकर के नीच के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी सारी शक्तियां क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार से शनि जो है वो शनि राज्य की सैनिक, शनि जो है राज्य का सेवक या फिर सैनिक कह लीजिए, ये इसका कारक है। अब ये शुक्र की राजसिक प्रवृत्ति में और गुरु के तामसिक सात्विक प्रवृत्ति में, देख लीजिएगा, शुक्र के पास भोग विलासता के सभी साधन उपलब्ध हैं। इसीलिए जब ये उनके पास जाता है, शुक्र के पास, उनकी तुला राशि में जाता है, और तुला जो है, तुला का मतलब होता है न्याय करना, तौलना, तो न्याय का देवता भी शनि है। तो जब वहां पर जाता है तो ये बड़ा मजबूत अपने आप को समझता है और वहां भोग विलासता में डूब जाता है, और इसीलिए तुला में होने पर यह उच्च का माना जाता है। लेकिन ये जो है जब सेनापति के साथ होता है, यही सेवक जब सेनापति के साथ होता है तो सेनापति बड़ा रूडली इससे व्यवहार करके इससे काम करवाता है। जब काम करवाता है तो ये वहां पर दुखी हो जाता है, और इसीलिए मंगल की राशि में जा करके और ये मेष में परम नीच का हो जाता है, परम नीच का हो जाता है। ये तो बताया मैंने एक जो पूरा राजसी प्रशासनिक व्यवस्था है। अब जरा तत्वों के आधार पर देख लीजिए, तत्वों के आधार पर ऊंच नीच का क्या निर्णय होता है, इसको देखेंगे और जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इन्हीं चार तत्वों में राशियों को और ग्रहों को भी बंटवारा किया गया है। सूर्य जो होता है वो मेष राशि में उच्च का होता है। अब सूर्य मेष राशि में उच्च का इसलिए होता है क्योंकि यह अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, इसीलिए सूर्य यहां पर जाकर के उच्च के हो जाते हैं। ठीक वैसे ही तुला में नीच के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुला वायु प्रकृति की राशि है, और वायु प्रवृत्ति की राशि में सूर्य जो है अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित करने में कठिनाई आती है। आप जब अग्नि जल रहा होता है तो देखिएगा, तो वायु जिधर चाहेगी उधर घुमाएगी, वो अपने मन से नहीं जल पाता है, और सूर्य तो पूरा आग का गोला है, अग्नि है, तो उसकी ज्वाला अथवा उसकी किरणें सही दिशा में जाने में वायु विघ्न करता है, और इसीलिए तुला में जाकर के सूर्य नीच का हो जाता है। चंद्रमा जो है वृषभ में उच्च के होते हैं। अब चंद्रमा जो वृषभ में उच्च के हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि चंद्रमा जो है वो जल तत्व का ग्रह है। वेदों में कहा है आपो इष्ठा मयो भुवस्थान ऊर्जे दधात न महेरणाय चक्षसे चंद्रमा मनसो जाता। तो चंद्रमा जब जल तत्व का ग्रह है और वृषभ जो है एक पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण पृथ्वी में क्या है? स्थिरता है, पृथ्वी में स्थिरता है, और वह जल प्रवाह को मजबूत आधार, स्थिरता और दिशा प्रदान करती है। कौन? पृथ्वी। इसीलिए चंद्रमा वृषभ राशि में जब जाता है तो उसके कारक तत्वों में वृद्धि होती है, और इसीलिए चंद्रमा वहां पर जाकर के उच्च का हो जाता है, क्योंकि वहां पर भावनाओं का संतुलन बनाना और सबसे व्यवस्थित रहना
चंद्रमा के लिए सबसे इजी होता है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का हो जाता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब रहता है तो नीच का हो जाता है। क्या कारण है? क्योंकि वृश्चिक जो है एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि है, और स्थिर राशि होने के साथ साथ वो कैसी राशि है? तो वो जल तत्व प्रधान राशि है। अब आप सोचिए कि चंद्रमा जल तत्व को छोड़ करके पृथ्वी तत्व में उच्चता को प्राप्त करता है, जल तत्व में क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रमा पर ऑलरेडी पानी बहुत अधिक है, जल तत्व है, और ये जो जल है, इस राशि पर जो जल है, यदि इन दोनों का सम्मिश्रण हुआ तो बाढ़ आने की संभावनाएं रहती है। दो सहानुभूति वाले लोग मिल जाएं जो बात बात में आंसू गिराते हों, तो अगर दोनों मिल गए तो हो गई, बात कहां होगी? फिर कोई निराकरण हो ही नहीं सकता, दोनों रोएंगे एक दूसरे को देख करके। आप देखिए जब किसी की भावनाएं बड़ी बढ़ जाती हैं, कई सालों बाद कोई मिलन होता है, लोग रोने लगते हैं। वो समझ आधे घंटे के लिए मिले, उनके समझ में नहीं आया बात क्या करनी थी। ठीक वही कंडीशन यहां होगी जब जल तत्व प्रधान राशि पर चंद्रमा आएगा तो उसके कारक तत्वों पर असंतुलन बढ़ जाएगा, और असंतुलन बढ़ जाने के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए कमजोर इच्छा शक्ति से भी कष्ट और परेशानियां बहुत बड़ी लगने लगती हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, आपकी इच्छा का कारक है। इसीलिए चंद्रमा यहां पर जाता है तो नीच का हो जाता है। मंगल को देख लीजिए, मंगल कर्क में नीच के होते हैं और मकर में उच्च के होते हैं। अब मकर जो है, मंगल स्वयं पहले देख लीजिएगा कि अग्नि तत्व का ग्रह है, पृथ्वी का बेटा है, लेकिन तत्व इसका जो है वो अग्नि तत्व है। अब मकर जो है राशि, जहां पर ये उच्च का हो रहा है, एक पृथ्वी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है और स्थिर राशि है। तो मंगल जो है अपने माता के पास जाता है ना, पृथ्वी उसकी माता है, तो पृथ्वी तत्व की राशि में जा करके वो मंगल की जो अग्नि है, आक्रामकता है या शक्ति का एक स्थिरता है, वो वहां पर जाकर के संतुलित हो जाता है। मां के गोद में जाकर के बेटा संतुलन में आ जाता है, और इसीलिए मंगल मकर राशि में अतिरिक्त स्थान बल प्राप्त करने के कारण उच्च का हो जाता है। कर्क में मंगल नीच का हो जाता है। कर्क देख लीजिएगा एक जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, और जल क्या करता है? अग्नि को बुझा देता है, अग्नि को बुझा देता है। इसीलिए मंगल अपना स्थान बल पूर्णतः खो देता है वहां पर। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, और जल में जाकर के आग और पानी की मैत्री नहीं हो सकती। आग पानी दोनों मिल करके कोई उच्चता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए कितना लॉजिकल यहाँ पर ऋषियों ने अपने मत रखे हैं। तो इसीलिए इनको कह दिया कि यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे। बुध कन्या में उच्च के होते हैं। बुध अपनी बुद्धिमानी और वाणी के लिए जाने जाते हैं, व्यवहारिकता के लिए जाने जाते हैं, विश्लेषणात्मक शक्ति के लिए जाने जाते हैं, और ये एक पृथ्वी तत्व ग्रह है। बुध जो है एक पृथ्वी तत्व ग्रह है, और कन्या एक दिक्स्वभाव राशि है, और दिक्स्वभाव राशि होने के साथ साथ पृथ्वी तत्व की राशि है। और इसीलिए पृथ्वी तत्व ग्रह को पृथ्वी तत्व राशि अधिक पसंद है, और एक शक्तिशाली आधार का यह सम्मिश्रण है। इसीलिए बुध यहां पर जाकर के अपनी मानसिक श्रेष्ठता को बनाए रखते हैं, और इसीलिए बुध को यहां पर मानसिक श्रेष्ठता को स्थापित करने में जगह मिलती है, उनको मौका मिलता है। इसीलिए बुध वहां पर उच्चत्व को प्राप्त करते हैं। बुध जब मीन राशि में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। बुध जब मीन राशि में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। मीन एक जल तत्व की राशि है और द्विस्वभाव राशि है। द्विस्वभाव और जल तत्व की राशि में जाकर के, क्योंकि जल राशि में बुद्धिमानी, वाणी, व्यवहारिकता और विश्लेषणात्मक शक्ति का ठोस आधार नहीं मिलता है, इसीलिए वहां पर जाकर के अव्यवहारिकता बढ़ जाती है। इनके अंदर की जो दुर्गुण है वो दिखाई देते हैं, स्थिरता की कमी आने लगती है, और इसीलिए यहां पर जाकर के ये अपनी शक्ति खो देते हैं, और बुध यहां पर नीच के हो जाते हैं।
गुरु को देख लीजिएगा, कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क जो है एक जलचर राशि है। कर्क केकड़ा कहाँ रहता है? पानी में, तो जलचर राशि है। अब जलचर राशि में होने के कारण गुरु एक स्वयं जो है आकाश तत्व के ग्रह हैं, और इनके पास क्या है? ज्ञान है, स्थिरता है, और ज्ञान का ग्रह जो है वह बृहस्पति है। तो जब जल में ज्ञान मिलेगा तो प्रवाहित होगा। आप देखिएगा, अनूप जलोटा का एक भजन था, सुनिएगा कभी, कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी। वो एक बहुत सुंदर क्वेश्चन करता है आध्यात्मिकता का उस भजन में। तो वो कहता है कि जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है। तो इसीलिए जल और ज्ञान, ये दोनों का बड़ा, आप देखिए जितना ज्ञान मिला है ना हमारे ऋषियों को पुराने, सब नदी के किनारे। जितनी आपकी सभ्यताएं, आप कालीबंगा को ले लीजिए, मेसोपोटामिया को ले लीजिए, मिस्र को ले लीजिए, आप जितनी भी हड़प्पा को ले लीजिए, जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नदी के किनारे विकसित हुई हैं, पानी के किनारे विकसित हुई हैं। तो पानी जो है ज्ञान का कारक है, और इसीलिए बृहस्पति महाराज जब कर्क में पहुंचते हैं तो अपनी उच्चता को प्राप्त करते हैं, और उनकी आध्यात्मिकता में और तेजी से वृद्धि होने लगती है। अब यही गुरु महाराज जब मकर में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। मकर में नीच के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मकर एक स्थिर राशि है जो ज्ञान के विस्तार को प्रवाहित करने से रोक देती है, ठहराव वाली राशि है। और ज्ञान कभी ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान यदि ठहर गया, आप यदि पढ़ना लिखना छोड़ दिए, रोज कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो वो जंग लग जाएगा। जिस प्रकार से पानी में आप एक जगह छोड़ दीजिए बंद में, तो उसमें मच्छर पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक वैसा ही आपके जीवन में ज्ञान है। यदि प्रचार प्रसार नहीं हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगा? वह ठहराव आ जाएगा। इसीलिए वहां पर जाकर के, और गुरु जो है अपने तत्वों में, जो कारक तत्व हैं गुरु के, ज्ञान है, बुद्धि है, श्रेष्ठता है, उन सब में वो कमी पाते हैं, वहां नीच के हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही शुक्र जो है मीन राशि में जाते हैं तो उच्च के होते हैं। शुक्र एक जल तत्व प्रधान ग्रह है। शुक्र जो ग्रह है वो जल तत्व प्रधान है, और मीन जो है द्विस्वभाव राशि है और जल तत्व की राशि है। और शुक्र की राजसिक प्रवृत्ति के कारण उनका भोग और विलास, सौंदर्य, कला, प्रशंसा इत्यादि प्रिय है। हालांकि शुक्र का जल तत्व और मीन का जल तत्व जल की अधिकता प्रदर्शित करता, अभी चंद्रमा के विषय में मैंने बतलाया था। लेकिन जब मीन पर गुरु का स्वामित्व है, ध्यान रखिएगा, यहां पर गुरु का स्वामित्व है, इसीलिए जल का प्रवाह संतुलित, सकारात्मक और ज्ञानवर्धक होगा। इसीलिए शुक्र यहां पर उच्च के हो जाते हैं। शुक्र जो है जब कन्या में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। क्यों? कि शुक्र जो है एक जल तत्व ग्रह, जल तत्व प्रधान ग्रह है, और जो कन्या राशि है वो कैसी राशि है? तो द्विस्वभाव राशि और पृथ्वी तत्व की राशि है। अब भोग, विलासिता और ऐश्वर्य की इच्छा को लेकर के कन्या जो है राशि, वह पृथ्वी तत्व की स्थिरता को प्रदान करती है। ऐसे में उनकी पूर्ति होने से, उनकी सौंदर्य में, उनकी कला में, उनके काव्य में वो क्या करती है? कमी कर देती है। इसीलिए वहां पर जाकर के ये शुक्र बलहीन हो जाते हैं और वहां पर अपने आप को कमजोर पाते हैं और वहां नीच के हो जाते हैं। शनि महाराज जो हैं वो तुला में उच्च के होते हैं। अब शनि ग्रह जो है वो वायु प्रधान ग्रह है, वायु प्रधान ग्रह है, वायु तत्व है, और तुला राशि भी वायु तत्व प्रधान राशि है। वायु तत्व को वायु तत्व का राशि का साथ मिलने से अतिरिक्त स्थान बल निश्चित रूप से प्राप्त होगा और अत्याधिक अनुकूलता का वातावरण बनेगा। इसीलिए सबल शनि जो होगा, शनि अगर सबल है तो आपको मुक्ति, तपस्या, न्याय, सहिष्णुता, दयालुता इत्यादि प्रदान करेगा, क्योंकि दो दो वायु तत्व यहां पर मिल रहे हैं। इसीलिए तुला राशि में जाकर के शनि उच्च के हो जाते हैं। शनि जो है वो मेष राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। इसके बाद मैं नक्षत्रों का आधार भी बताऊंगा
कि उन नक्षत्रों पर पर्टिकुलर जाकर के ग्रह ऊंच का क्यों हो जाता है, नीच का क्यों हो जाता है। तो शनि जब मेष राशि में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि शनि वायु तत्व ग्रह है और मेष अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि और वायु की कभी मैत्री नहीं हो सकती है, अग्नि को वायु उड़ा के ले जाती है, और इसीलिए यह केवल और केवल अग्नि और वायु का मिश्रण यदि होगा तो केवल और केवल नुकसान की ओर ही ये आगाह करता है कि केवल और केवल बर्बादी होगी। तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक हानि जैसे दरिद्रता हो गई, बीमारी हो गई, ये सारी चीजें देता है। अब नक्षत्रों के आधार पर देख लीजिएगा जरा सा, यहां पर नक्षत्रों के आधार पर ग्रहों का उच्च नीच का ये एक थोड़ा सा एक विशाल विषय है, मैं थोड़े से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नक्षत्र जो है वही ज्योतिष का आधार है। हम सभी जानते हैं कि जो भाव चक्र है ये पूरा 360 डिग्री का गोला होता है, इसमें 12 राशियां विराजमान हैं, और इसी में 12 राशियां जो बनती हैं वो 27 नक्षत्रों से मिल के बनती हैं। एक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री और 20 कला का होता है ना। तो इन्हीं कुछ नक्षत्रों में 7 ग्रह हैं, तो 7 ग्रह 7 नक्षत्रों में जाकर उच्च होते हैं और 7 नक्षत्रों में नीच के होते हैं। अब सूर्य जो 10 डिग्री पर हैं, तो सूर्य जो है, अभी मैंने आपको कहा कि एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है, तो 13 अंश 20 कला का मतलब है कि ये अश्विनी है, अश्विनी यहां तक है। लेकिन चंद्रमा जो सूर्य जो है केवल 10 डिग्री तक परम उच्च के होते हैं, परमोच्च होते हैं। तो ये क्या कारण है, अश्विनी नक्षत्र पर ही सूर्य परम उच्च के क्यों हो रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र जो है सूर्य के पुत्र, अश्विनी कौन है, तो सूर्य के पुत्र है। सूर्य भगवान का परिवार थोड़ा सा आप देख लेंगे तो सूर्य का एक पुत्र है यम है, साथ में यमुना का जन्म हुआ। दूसरा पुत्र है शनि है जो ताप्ती के साथ जन्म हुआ। तीसरा पुत्र है अश्विनी कुमार, यही अश्विनी नक्षत्र वाला। तो ये युगल है, देवताओं के वैद्य भी ये कहे जाते हैं, और अश्विनी कुमार है। तो सूर्य का ये स्वयं का पुत्र है अश्विनी नक्षत्र, और ये देवताओं का चिकित्सक भी है। तो सूर्य जब 10 डिग्री का होगा तो नवमांश में वो बुध के स्वामित्व वाले मिथुन राशि में सूर्य का पुत्र बुध भी है, ध्यान रखिएगा। यहां पर लग्न में सूर्य 10 डिग्री का तो परम उच्च का होगा, लेकिन इस 10 डिग्री पर होने के बाद, मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं, चर राशि की बात कर रहा हूं, चर राशि में सूर्य जब 10 डिग्री तक होगा तो परम उच्च का क्यों होगा, क्योंकि अश्विनी कुमार तो इसका बेटा है ही, लेकिन नवमांश कुंडलिया में ये बुध के नवमांश में चला जाता है, और बुध भी इसका बेटा है। दो बेटों का संयोग मिलता है इसको। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो सूर्य अपने दो पुत्रों का संयोग जैसे ही पाता है परम उच्चता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सूर्य जो है स्वयं पिता है ना, जगत का कारक है, और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पिता का कारक है। इसीलिए नक्षत्रों के रहस्य को थोड़ा सा डिटेल में समझते हुए चलिएगा। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में 3 डिग्री पर जो उच्च का हो रहा है, वहां पर कृत्तिका आ जाती है, ध्यान रखिएगा। कृत्तिका जो है केवल और केवल 3 अंश 20 कला तक ही है वृषभ राशि में, क्योंकि कृत्तिका का एक चरण मेष में चला गया, बाकी 3 चरण जो है वृषभ में है। तो 3 डिग्री पर जो राशि आएगी वो कृत्तिका का चरण आएगा। तो कृत्तिका पर उच्च का क्यों हो जाता है, अब देख लीजिएगा कि यदि बात किया जाए तो कृत्तिका तो अग्नि तत्व का नक्षत्र है, उसका स्वामी अग्नि है, और विंशोत्तरी महादशा में देखेंगे तो कृत्तिका का स्वामी सूर्य है। तो फिर चंद्रमा वहां पर उच्च का कैसे होगा, जल तत्व का ग्रह है। उसको जब आप समझेंगे तो कृत्तिका नक्षत्र का जो स्वामी है विंशोत्तरी महादशा में वह सूर्य है, और कृत्तिका नक्षत्र जो है वह सूर्य की नक्षत्र है। और चंद्रमा जब अपने पति, अपने मालिक के नक्षत्र में जाता है, सूर्य के नक्षत्र में जाता है, तो स्वाभाविक रूप से
चंद्रमा सबसे अधिक शक्तिशाली होगा और इसीलिए चंद्रमा वहां पर परम उच्च का हो जाता है कृत्तिका नक्षत्र में। मंगल को अगर आप देखेंगे तो 28 डिग्री पर मकर राशि में मंगल जो है 28 डिग्री पर मकर राशि में उच्च के होते हैं। अब वहां पर जो 28 डिग्री पर नक्षत्र मिलेगी वो आपको मिलेगी धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र पर परम उच्च के होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के दशा स्वामी जो होते हैं, इसके दशा के स्वामी वो मंगल ही होते हैं। तो मंगल की नक्षत्र में जाकर के मंगल अपने अतिरिक्त बल को प्राप्त करेगा। सेनापति है, दो बल उसको मिल रहा है, इसीलिए वो वहां पर जाकर के अतिरिक्त बल प्राप्त करके और अपने तत्वों में जो उसके तत्व हैं, जो कारक विषय है, उनकी वृद्धि करेगा। ऐसे ही बुध जो है 15 डिग्री पर कन्या में, बुध जो है कन्या राशि में 15 डिग्री पर जो नक्षत्र आएगी वो पूर्वा फाल्गुनी आएगी। तो पूर्वा फाल्गुनी से बुध का क्या लेना देना है? तो पूर्वा फाल्गुनी के दशा स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। देख लीजिएगा, दशा स्वामी जो आएंगे वो शुक्र आएंगे और शुक्र और बुध आपस में जो हैं वो परस्पर, पहली बात तो मित्र हैं, और बुध जब कन्या राशि में 15 अंश के रहेंगे तो नवमांश कुंडली में जाकर कन्या में ही वर्गोत्तम होंगे, कन्या में ही वर्गोत्तम हो जाएंगे। कहां पर? D9 में, नवमांश कुंडली में। और इसीलिए लग्न में और नवमांश में दोनों जगह स्थिरता मिलने से ये सबसे अधिक बलवान हो जाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति 5 डिग्री के उच्च के होते हैं। यह नक्षत्र जो होता है पुष्य नक्षत्र होता है, 5 डिग्री जो है कर्क राशि में, यह पुष्य नक्षत्र होगा बृहस्पति का। और जब नक्षत्रों के स्वामी आप पढ़े हैं तो पति ही पुष्यस्य वाक्पति ही, पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो होता है स्वयं बृहस्पति होता है। और अभी तो मार्केट में खूब चल रहा है गुरु पुष्य योग, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाना। तो गुरुवार का दिन तो है ही, पुष्य नक्षत्र का स्वामी भी बृहस्पति है, इसीलिए ये दोनों जो हैं आपस में मिल जाते हैं। तो ये है। दूसरा कि दशा क्रम में पुष्य का स्वामी जो है वो शनि है, दशा स्वामी शनि है। तो स्वयं के नक्षत्र में गुरु जो है वो सबसे अधिक बलवान होंगे। और जब इस समय आप देखेंगे ना तो नवमांश कुंडली में, ये तो नवमांश कुंडली में जब ये जाएंगे तो वहां पर ये रहेंगे किसके नवमांश में? ये सूर्य के नवमांश में रहेंगे, सूर्य के नवमांश में। और कोई भी आदमी जब राजा के साथ बैठेगा, देख रहे हो कि सरपंच के साथ फोटो खिंचवा ले तो 3 दिन तक डीपी नहीं हटाता है, विधायक के साथ फोटो खिंचवा ले तो एकदम जीने नहीं देगा। अब यहाँ राजा के साथ, जब राजा के साथ बैठा है वो भी नवमांश में, तो क्यों उच्चता को प्राप्त नहीं होगा? तो निश्चित रूप से उच्चता को प्राप्त होगा। शुक्र महाराज जो हैं 27 अंश रहते हैं मीन में, शुक्र जो हैं 27 अंश मीन राशि में। तो मीन राशि में जब ये 27 अंश के उच्च के होंगे तो उस समय वहां पर 27 डिग्री में आती है रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। अब रेवती नक्षत्र के दशा स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं, बुध दशा स्वामी होते हैं, है ना, दशा स्वामी बुध होते हैं। और शुक्र और बुध हम सभी जानते हैं कि परस्पर मित्र हैं। और नवमांश कुंडली में इस समय D9 में 27 डिग्री पर जब मीन राशि में शुक्र रहेंगे, उसका अगर नवमांश कुंडली बनाएंगे आप तो वो कहाँ हो जाएंगे? अंतिम, देखिए मीन राशि में ही नवमांश में भी बैठेंगे, मीन राशि में ही, है ना। तो वहां पर जाकर के वर्गोत्तम हो जाते हैं और अपने कारक तत्वों में इनके सकारात्मकता की वृद्धि दिखाई देती है। इसीलिए शुक्र वहां पर जाकर के परम उच्च को हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर आत्मिक बोध हो जाएगा जातक को, और वो समाधि के कारक भी शुक्र हैं। जब तक आपके जीवन से भोग विलासिता खत्म नहीं होगी, आप समाधि और ध्यान की ओर नहीं जा सकते। इसीलिए शुक्र उनके कारक हैं और यहां पर शुक्र की उपस्थिति इसीलिए है। शनि देख लीजिए तुला में, शनि तुला में कितने डिग्री के? 20 डिग्री के। यहां पर होती है नक्षत्र स्वाति
और स्वाति का स्वामी जो होता है वो कौन होता है? स्वातैश्च दैवतम वायु, वायु प्रकृति का ग्रह। और 27 नक्षत्रों में एक ही नक्षत्र है जिसका स्वामी वायु होता है, बाकी किसी का वायु नहीं है स्वामी। तो यहां पर जाएगा स्वाति में, तो निश्चित रूप से इसको उच्चता की प्राप्ति होनी है। शनि अपने अधिष्ठाता के वातावरण में अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र के दशा स्वामी जो है वो राहु हो जाएंगे। अब राहु और शनि का सानिध्य जब मिल जाएगा तो ये केवल साहचर्य से ही काम चला लेंगे, मने शनि की भांति राहु भी काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा। और यही जब 20 डिग्री का आप इनका लग्न देखेंगे और नवमांश में जाएंगे, नवमांश में, तो ये बुध की स्वामी, बुध की राशि कन्या में, कन्या के नवमांश में, बुध की राशि कन्या के नवमांश में ये चले जाएंगे और वहां पर जाकर के ये बुध इनका परस्पर मित्र है। तो आपस में ये दोनों की मैत्री के कारण शनि अपनी उच्चता को प्राप्त कर लेंगे। बहुत विषय ऐसे हैं, ये जितने छोटा सा मुझे समझ में आया मैंने अपने माइंड से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। चूंकि ये रहस्यपूर्ण विषय हैं, इन पर जितनी बात की जाए शायद जीवन कम पड़ जाएगा। वर्ष और महीने और घंटे की बात नहीं है, जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऋषियों की जो दृष्टि थी वह अलौकिक और दिव्य है। हम सभी केवल और केवल थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं। और मैंने आज जो ये वीडियो बनाया है, निश्चित रूप से हमारे गुरुओं का जो दिया हुआ आशीर्वाद है, पढ़ाया हुआ ज्ञान है, उसी को लेकर के मैंने बनाया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से ज्योतिष जगत के जो जिज्ञासु लोग हैं, जो वास्तव में इन रहस्यों को जानना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।